भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA की इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। देश की संस्कृति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। हमारी भारतीय संस्कृति की डाइवर्सिटी और इसकी रिचनेस हमें हमारी विरासत पर गर्व महसूस करवाती है। इस समृद्ध विरासत को सहेजने और इसे आगे बढ़ाने के लिए IGNCA लगातार कोशिश कर रहा है। संस्कृति संवाद हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं जैसे कला, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर और हेरिटेज, इन सब से आपको रूबरू करवाते हैं। इसमें हमको साथ मिला है प्रसार भारती का, और जिसमें हम आपको हर हफ्ते रूबरू करवाएंगे देश की संस्कृति और इसकी कला से। देश की संस्कृति का वो चेहरा जिसे हम संजो कर लाएंगे आपके सामने हर सप्ताह। तो शुरू करते हैं आज का सफर, पर उससे पहले एक नजर डालते हैं इस एपिसोड की झलकियों पर। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय आपको लगेगा कि हिंदी पत्रकारिता प्रेम का धागा है। एक धार्मिक स्थल को भी आधुनिक मैनेजमेंट की जरूरत है। इसकी मिसाल है तिरुमला मंदिर। नहीं पूछा, मैंने कहा आप कब से बनारस में हैं? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ लिया। कॉन्गथौर, जिसे लोकप्रिय रूप से सिंगिंग विलेज कहा जाता है, पूर्वी खासी हिल्स में एक गांव। कला एक नदी की तरह होती है, लगातार बहती रहती है। कला की दुनिया में क्या कुछ खास रहा बीते हफ्ते? कौन सी किताब लॉन्च हुई? किस पेंटिंग एग्जीबिशन को देखने दर्शक आए? बुद्धिजीवियों द्वारा किस विषय पर टॉक शो का आयोजन हुआ? अपने साप्ताहिक सुर्खियों में हम आपको दिखाते हैं बीते सप्ताह कला की दुनिया में हुए कुछ खास आयोजन। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की सुर्खियों पर। भारतीय कला, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक धरोहर हमारे समाज की गहरी जड़ें हैं जो हमें हमारी पहचान और गौरव का एहसास कराती हैं। यह हमारी संस्कृति और जीवन के तरीके को भी प्रतिबिंबित करती हैं। आज के ज़माने में इनका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ने और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाने में मदद करती हैं। इस संदर्भ में आज की दुनिया में कलाएं विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। हम एक बहुत खुले हुए दृश्य के बीच में खड़े हैं जहां भीम बैठका मिथिला चित्रकला, संगीत की दुनिया, नृत्य की दुनिया में क्या हो रहा है और हमारी पुरानी धरोहर क्या रही है, ये सब खुले में है। इतना खुले में तब नहीं थे जब हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया था, तब नहीं जब मालूम था। कई बरस लग गए थे कई चीज़ों तक पहुंचने में, जानने में। विदेशों में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि देखने को मिल रही है। यह विदेशों में बसे भारतीयों, विदेशी पाठकों और दर्शकों को भारतीय संस्कृति, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में सूचित करता है। इस विषय पर हाल ही में डॉक्टर जवाहर कर्नावट की पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता का लोकार्पण किया गया। मैंने पिछले 20 वर्षों में एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के अनेक देशों की यात्राएं की।
इन देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागारों, राष्ट्रीय पुस्तकालयों के साथ ही प्रमुख संस्थाओं एवं व्यक्तियों से संपर्क कर 27 से अधिक देशों से पिछले 120 वर्षों में प्रकाशित लगभग 150 पत्रिकाएं प्राप्त कर उनकी विषय वस्तु का अध्ययन किया। अब आप सोच सकते हैं कि ये काम कितना श्रमसाध्य है। मैं ये कहूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय आपको लगेगा कि हिंदी पत्रकारिता प्रेम का धागा है जो दुनिया में भारत से चलता है और भारत आकर पहुंचता है। संग्रहालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी धरोहर के जीवित दस्तावेज होते हैं। ये हमारी संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम होते हैं। लेकिन बदलते वक्त में संग्रहालयों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौका था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। The Film Archive or archives are a collection of films, film documents and film-related records that contain historical information or information of value. We can also use film archives to refer to the place where these films and related materials are stored. A place in which film records are preserved and also the film material that is preserved. और आपको जो है ऐसा विश्वास जताना भी है कि आप इसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी आप तन मन धन से उसको आप विश्वास में रखिए। अन्यथा आप कुछ कार्य शुरू करेंगे फिर पीछे हट जाएंगे तो ये भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से अभी भी मेरा संबंध इस क्षेत्र के साथ है, यहाँ के गांव वालों के साथ है और संपूर्ण जो घाटी है उस घाटी के साथ है। क्या आप जानते हैं कि डांस करने से आप स्वस्थ हो सकते हैं? जी हाँ, नृत्य सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। क्लासिकल डांस में जब आप थिरकते हैं तो आपके मस्तिष्क में खुशहाली के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। इस दिलचस्प विषय पर एक किताब इंडियन क्लासिकल डांसेज द हीलिंग पावर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर किताब की लेखिका प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना कनक सुधाकर ने कहा, When I say therapeutic values or healing powers of Indian classical dance forms, it is an indication of the incidental benefits. That incidental benefits means a benefit that you get not as a direct benefit but as an incidental benefit. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध के दर्शन और इतिहास और समाज पर उनके प्रभाव पर कई कार्यक्रम किए गए। आईजीएनसी के बेंगलुरु सेंटर में कीसा गौतमी नाटक का मंचन किया गया, तो वहीं बुद्ध धर्म के विषय पर किए गए आईजीएनसी के कार्यों का लेखा जोखा पर एक पुस्तक इकोज ऑफ एनलाइनमेंट आईजीएनसी जर्नी इनटू बुद्धिज्म का भी विमोचन हुआ। भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय कला और संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी में इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्म विभूषण पद्मा सुब्रमण्यम ने कहा, There are something like 150 principles in making one Nataraja figure. The Natyashastric idea of beauty and the sculptures and the paintings of our country. तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है। ये विविधता का भंडार है। इसमें अलग अलग फील्ड्स, कम्युनिटीज और ट्रेडिशंस के म्यूजिक स्टाइल शामिल हैं। इसमें क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, सेमी क्लासिकल, भजन और गजलें शामिल हैं। इन फोक आर्ट्स ऑफ म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और आईजीएनसीए कई सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करता रहा है। संस्कृति संवाद का हमारा ये सेगमेंट इन्हीं कल्चरल परफॉर्मेंसेस पर बेस्ड है, जहां हम आपको दिखाते हैं देश के विभिन्न कलाकारों की शानदार मनमोहक प्रस्तुतियां। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा संगीत उत्सव के दौरान विश्व विख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान की खास प्रस्तुति।
I am grateful to Indira Gandhi National Cultural Center. They are presenting all these talented musicians, and this is a collaboration with Sarodghar and IGNCA. And I am grateful to the Cultural Secretary for his help and support. I am grateful to Mr. Sachidanand Joshi and Mr. Achal Pandya of IGNCA. सिनेमा समाज का दर्पण होता है और भारतीय समाज और सिनेमा के बीच ना हमेशा से एक गहरा कनेक्शन रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सिनेमा के जरिए सोसाइटी अलग अलग कल्चर्स के साथ परिचित होती है। साथ में मूवीज समाज के उन इवेंट्स को भी हाईलाइट करती हैं जो किसी कारण से सबके सामने नहीं आ पाते। इसी दिशा में संस्कृति मंत्रालय और IGNCA भी कई फिल्में बना रहे हैं और अपने सिने सर्कल के जरिए हर महीने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आपको दिखाते हैं। तो सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको दिखाएंगे फिल्म स्वच्छता देवत्व एक सम्मान। ये फिल्म स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की एक कोशिश है जिसमें धार्मिक स्थलों पर हो रही अस्वच्छता यानी कि गंदगी और अव्यवस्था को न सिर्फ उजागर किया गया है बल्कि उनसे उबरने और उनसे निजात पाने के उपायों को भी इसमें दिखाया गया है। धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई भी हो, आध्यात्म के मार्ग का एक कदम है स्वच्छता और शुद्धि। हर साल करीब 20 करोड़ भारतीय अपने अपने विश्वास की लाठी थामे तीर्थ यात्रा करते हैं। मन में आस्था, लबों पे दुआ, कोशिश उस एहसास से जुड़ने की जो पवित्र है, पावन है, परम है। लेकिन इसी कोशिश में हम अपने धर्म के पहले पाठ को ही भूल तो नहीं जाते। भवानी मैया जय हो गंगा महारानी। गंगा में 4 प्रकार से पवित्र होने की व्यवस्था दी गई है। दर्शन भी कर लिया आपको उसका फल प्राप्त होगा, स्पर्श कर लिया, हाथ मुंह धो लिया, थोड़ा सा आचमन कर लिया, पान कर लिया उसका तो भी उसका फल प्राप्त होगा। किंतु हम रगड़ रगड़ के स्नान कर रहे हैं, साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, तुम क्या धो रहे हो? अपने आत्मा की गंदगी दूर करने आए हो कि शरीर का मैल दूर करने के लिए आए हो भाई? तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पूरी दुनिया में जिस पूजा स्थल पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं वो है तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। हर रोज 50 से 60 हजार और खास मौकों पर 5 लाख। सफाई के अलावा हर साधन का इस्तेमाल और दोबारा इस्तेमाल मंत्र है तिरुमला मैनेजमेंट का। एक धार्मिक स्थल को भी आधुनिक मैनेजमेंट की जरूरत है। इसकी मिसाल है तिरुमला मंदिर। ताज्जुब नहीं, इसे माना जाता है पूरी दुनिया के सबसे साफ सुथरे तीर्थ स्थलों में। हम सब जब भी काशी और वाराणसी ये 2 शब्द सुनते हैं तो 84 घाटों वाला शहर बनारस हमारे जहन में आ जाता है। बनारस भारत का एक प्राचीन शहर है और ये शहर कला, संस्कृति, धर्म और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है। कई सारे प्रमुख मंदिरों वाला ये शहर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के लिए दुनिया भर में फेमस है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर मोक्ष की नगरी के नाम से भी प्रख्यात है। इस महान नगरी बनारस पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपनी यात्रा वृतांत के संस्मरण को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, जिस किताब का नाम है बनारस के घाट। IGNCA के कार्यक्रम प्रस्तुति आखिर के दौरान इस पुस्तक पर चर्चा हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने अनुभव को सबके साथ साझा किया।
तो आज के अपने इस विशेष साक्षात्कार में हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की बनारस पर कहानी, उन्हीं की जुबानी। बनारस की मस्ती, बनारस का औघड़पन और बनारस का ठाठ, ये आपको रोक के रखता है। बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से निकलते समय मुझे हमेशा लगता है कि मैंने वापसी का रिजर्वेशन क्यों कर ली। ये शहर अद्भुत है जो आपको खींचता है, आपको बांधता है, आपको रोके रखता है। 8 या 9 की जब मैं पहली बार बनारस गया तो गंगा आरती के समय हमारे जो स्थानीय हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा कि गंगा आरती होगी, और चूँकि मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति होता था इसलिए उन्होंने आपके हाथों आरती करवाई जाए वगैरह, वो सब हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलें भाई साहब थोड़ी देर बैठ लेते हैं। उसके बाद फिर कहा चलें भाई साहब, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछना बंद कर दिया चलें भाई साहब। तो गंगा आरती होती थी 7 बजे करीब। थोड़ी देर बाद जब मेरी तंद्रा भंग हुई तो मुझे लगा मैं कहाँ हूँ, आसपास जो थे वो कोई दिख नहीं रहे हैं। तो पता पड़ा पीछे बैठे। तो मैंने पूछा उनसे कि कितने बज गए, कि घड़ी में पहनता नहीं, तो कितने बज गए? भाई साहब 9:30 हो रहा है। 2.5 घंटे आप बैठे हैं, पता ही नहीं लग रहा, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गंगा जी को निहार रहे हैं। कुछ दीप लोग छोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। कुछ लोग आस्था में बैठे हैं, उसको देख रहे हैं। कोई अपने में मलंग है, उसको देख रहे हैं। आपका किसी से कोई संवाद नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं। 80 घाट पे हम लोग सुबह बनारस देखा, और उसके बाद चाय पीते पीते एक व्यक्ति के दर्शन हो गए। वो व्यक्ति ऐसा औघड़ था और लग रहा था कि पता नहीं, मतलब भिक्षा मांगने के लिए। तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि सुबह सुबह भी लोग भीख मांगते हैं। तो मैंने देखा वो भीख नहीं मांग रहे थे, बैठे थे। मैंने कहा आप चाय पिएंगे? उन्होंने कहा पिला दीजिए। और ऐसी बेफिक्री से कहा कि पिला दीजिए, कि मान लो नहीं पिलाते तो अपनी बला से, मुझे क्या मतलब। तो मैंने उनसे चाय पिला दी, उनके साथ बैठ गया। ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप कब से बनारस में हैं? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ लिया कि आप कब से बनारस में हैं। तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आपको किस गली में कहाँ कौन सा PhD मिल जाए जो आपके गर्भ को जमीन में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये बनारस की रिवायत है। हम इनोवा कार में एक गली में घुसे तो ड्राइवर से मैंने पूछा कि यार ये गली बड़ी तंग लग रही है, आगे तक पहुंच जाएंगे? एक लड़का हलवाई की दुकान पे बैठा था। तो ड्राइवर ने उससे पूछा ये गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी? तो उसने कहा हाँ। तो इसने गाड़ी ले गया। जाते जाते वो गली जो है वो तंग होती चली गई। वो इतनी तंग हो गई कि इनोवा का मुंह उसमें घुस गया। ड्राइवर बोला साहब इसके बाद तो जा ही नहीं सकती। मैंने कहा फिर वापस लो। तो अब तंग गली में आप सोचिए पीछे से 50 गाड़ियाँ और पैं 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 कर रही हैं। तो कैसे तो भी मतलब मैंने कंडक्टर की भूमिका, क्लीनर की भूमिका कर, अरे भाई साहब हटिए, अरे भाई साहब हटिए, अपनी सारी साहबी छोड़ के हम कर रहे थे भाई। अंततः 15-20 मिनट की मशक्क़त के बाद हम उस हलवाई की दुकान तक पहुँचे जहाँ वो लड़का बैठा था। अच्छा वो मुझे देख के हंस रहा है फजीयत में। मैंने कहा यार तुम अजीब हो, तुमने कहा गाड़ी निकल जाएगी, हमने गाड़ी डाल दी, अब निकल ही नहीं रही। तो बोले आपने कहा था चली जाएगी, तो मैंने कहा चली जाएगी तो बोला था, मैंने कहा वापस आएगी ये कहाँ बोला था। तो ये 10-12 साल का बनारस का बच्चा बनारसी ठाट में जब आपसे बात करता है तो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। गांव हमारे देश की आत्मा को दर्शाते हैं। यहाँ की शांति, पर्यावरणीय सौंदर्य और सादगी देश की सांस्कृतिक धरोहर को बखूबी दिखाते हैं। गांव की अनूठी पहचान, समृद्ध जीवन शैली और सांस्कृतिक धरोहर को समझने के उद्देश्य से ही भारत के लगभग 6.5 लाख से ज्यादा गांव की कल्चरल मैपिंग की गई है। IGNC के नेतृत्व में नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसके तहत भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ ही भारत के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। संस्कृति संवाद के हर एपिसोड में
हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की अनोखी संस्कृति और वहां की विशेष लोक कला से। तो आज मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए मेघालय के एक ऐसे अनोखे गांव कोंगथोंग को, जो विलेज ऑफ विसल्स यानी सीटियों के गांव के नाम से फेमस है। कोंगथोंग, पूर्वी खासी हिल्स, खतरस्नोंग लेथक्रो तहसील। कोंगथोंग, जिसे लोकप्रिय रूप से सिंगिंग विलेज कहा जाता है, पूर्वी खासी हिल्स में एक गांव और एक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसे भारत के विस्लिंग विलेज के रूप में भी जाना जाता है। कोंगथोंग गांव में करीब 109 घर हैं। कोंगथोंग गांव की कुल आबादी 567 है। ग्रामीणों की स्थानीय भाषा खासी है। गांव के खेतों में बोई जाने वाली मुख्य फसलें झाड़ू की छड़ें, काली मिर्च, सफेद मिर्च, बीटल नट्स, बीटल लीव्स, तेज पत्ता, अनानास और संतरे हैं। इसके अलावा यहाँ के ग्रामीण पर्यटन और शहद उत्पादन का काम करते हैं। इस कोंगथोंग गांव के लोग अपने संदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए गाना गाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे के लिए एक अनोखी धुन बनाती है। इसी खूबसूरत परंपरा, जहाँ बच्चे को जन्म देने के बाद माँ जो भी प्यार से खूबसूरत धुन बनाती है वही उनका नाम हो जाता है। यहाँ प्रत्येक ग्रामीण के पास एक दूसरे को बुलाने के लिए एक अनोखी धुन है और उसी धुन से एक दूसरे को पुकारते हैं। ये परंपरा यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। गांव वालों ने इस धुन को जिंजर वाई लॉबी यानी माँ का प्रेम गीत कहा है। कोंगथोंग के वार्षिक धार्मिक उत्सव को शाद सुक मिनसियम पूजा कहा जाता है। ये त्योहार भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए है। ये मेघालय का एक पारंपरिक त्योहार है। गांव का पारंपरिक भोजन जमाव बम, जशोक, जडेम, जपयो, जाको, जाधो, दोकलेह, तुग्रेमबाई और तुंगताप है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। IGNCA, संस्कृति मंत्रालय और प्रसार भारती की ये कोशिश, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लेकिन आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है ये। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर इस स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद में, जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।